लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। और हमने देखा था कि वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, डाईहाइड्रोजन के साथ, हेलोजन के साथ, एंड दे हैव रिड्यूसिंग नेचर, मीन्स वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ठीक, यहाँ तक हमने देख लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। मतलब जब आप मेटल्स को अमोनिया में डालते हो तो क्या होता है, ठीक है। जैसे मेटल्स जो हैं वो पानी में डालते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, वो हाइड्रेटेड रहते हैं, ठीक है। वैसे ही जब हम मेटल्स को अमोनिया में डालते हैं तो वो अमोनिएटेड हो जाते हैं। मतलब जो मेटल्स हैं पहले वो क्या करेंगे, आयंस बनाएंगे, ठीक है। अब देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी और आपको पता है कि अमोनिया एक बहुत अच्छा डोनर है ना। तो वो क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसके चारों तरफ इस तरीके से क्लस्टर बना लेता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं अमोनिएटेड मेटल, ठीक। वैसे ही अमोनिया क्या करता है ना, इस इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ भी आके से क्लस्टर फॉर्म कर लेता है, उसको हम बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आयंस बना लिया, उसके बाद सपोज हमारे पास बहुत सारा अमोनिया है तो अमोनिया के कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज एक्स मॉलिक्यूल जो है वो इस मेटल्स के साथ क्लस्टर बना लिए और जो वाई मॉलिक्यूल्स हैं वो इस इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्लस्टर बना लिए, ठीक। तो जो मेटल है हमारे पास टोटल है x प्लस वाई अमोनिया, ठीक है। तो x अमोनिया किसके साथ चले जाएंगे, मेटल के साथ, और y अमोनिया किसके साथ चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से एक कंपाउंड बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिएटेड मेटल, ठीक। और दूसरा क्या होगा, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, इसमें नेगेटिव आयन है। सो दिस इज अमोनिएटेड मेटल और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। और इसी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो अमोनिया का सॉल्यूशन है मेटल और अमोनिया का, वो कलरफुल दिखाई देता है। उसका कलर क्या होता है, ब्लू। अगर आप मेटल को अमोनिया में डाल दो तो कौन सा कलर का दिखने लगता है, वो अमोनिया ब्लू। जनरली अमोनिया कलरलेस होता है, ठीक है, ऐसे कोई कलर नहीं होता, बट अगर उसको आप मेटल में डाल दें तो वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ओनली। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो लाइट आपके पास आ रही है ना, उसमें से कुछ लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया वो अब दिखाई नहीं देंगे, बाकी सारी लाइट जो है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देगा। तो ये क्या करता है ना, ये इलेक्ट्रॉन रेड कलर को एब्जॉर्ब कर देता है। तो रेड कलर को एब्जॉर्ब करता है तो उसका रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ब्लू, तो हमको ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिखाई देता है। कोई भी चीज़ जो कलर दिखाई देती है वो इसी वजह से ही दिखाई देती है। जैसे कोई भी मैटर है ना, वो कुछ कलर एब्जॉर्ब करता है, तो कुछ वेवलेंथ कमी हो गई है ना। हमारा जो वाइट लाइट है वो कितने वेवलेंथ से मिलकर बना है, 7 वेवलेंथ से। अब उसमें से कुछ जो वेवलेंथ है वो क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। तो ये बाकी सारी वेवलेंथ मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री कलर बनाते हैं। अगर रेड एब्जॉर्ब हुई है तो क्या कलर दिखेगा, ब्लू कलर दिखेगा। तो वैसे ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है ये रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमारा जो कलर है वो कौन सा दिखाई देता है, ब्लू। यस मैम, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी है कि क्यों अमोनिया डालने से सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर बैक एक्सरसाइज का 10.10, व्हेन एन alkali metal dissolves in liquid ammonia the solution can acquire different colors, explain the reason for this type of color change। क्वेश्चन 10.10, ठीक है। तो क्यों दिखाई देता है, आपको पूरा लिखना होगा इस तरीके से कि जब अमोनिया को डालते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक अमोनिएटेड मेटल और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बन जाता है। और ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से वो क्या दिखाई देता है, ब्लू कलर का। अब क्या करना है, अगर आप इस मेटल का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे इसमें अमोनिया में, तो ये जो कलर ब्लू है ना वो ब्राउन कलर का होने लगता है, ठीक। तो अंडरलाइन ये पूरे सेंटेंस को आप कर लो, सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया में जो लिखा हुआ है, ठीक है। द alkali metal dissolve in liquid ammonia giving deep blue solution which are conducting in nature। तो उसका रीज़न क्या है, the blue color of the solution is due to the ammoniated electron which absorb energy in the visible range of light and thus imparts the blue color to the solution, ठीक है। फिर लास्ट में देखो क्या लिखा है, इन कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन द ब्लू कलर चेंज टू ब्रॉन्ज कलर।
सॉरी ब्राउन बोल दिया था, ब्रॉन्ज कलर में चेंज हो जाता है। तो कंसनट्रेटेड मतलब आप किसका कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, मेटल का। तो ये जो ब्लू कलर है वो किस में चेंज हो जाता है, ब्रॉन्ज कलर में। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ दिस मेटल। तो यूजेस को आप खुद से पढ़ लेना कि पोटेशियम का ये क्या यूज़ है। पोटेशियम का फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ होता है ना। सोडियम का यूज़ एज अ कूलेंट जैसा यूज़ होता है सोडियम का। सीसीएम जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में जिसका यूज़ होता है। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस लिखे हुए हैं, सब आप इसको खुद से पढ़ सकते हो, है ना। इसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से इसको लर्न कर लेना। अब हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड ऑफ द एल्कली मेटल्स। तो ये ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड हम पढ़ चुके हैं। देखो क्या बताया था, लिथियम कैसा ऑक्साइड बनाता है, सिंपल ऑक्साइड। सोडियम कैसा बनाता है, पर ऑक्साइड। और बाकी के जो सारे हैं वो क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड। और अगर थोड़ा सा भी ये ऑक्साइड का मॉइस्चर कंटेंट के साथ या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बना लेंगे ये लोग, हाइड्रोक्साइड, विच आर वेरी एल्कली इन नेचर। ठीक, तो ये सारी बातें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर से वही चीज़ें लिखी हुई है। ठीक, तो समझ में आ जाएगा ना ये क्या लिखा हुआ है। अब हम लोग सीधा हैलाइड्स में आते हैं। सो हैलाइड्स कैसे बनाएंगे, एल्कली मेटल कैसे हैलाइड्स बनाते हैं, MX टाइप का, जैसे कि NaCl हो गया, LiCl हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या बनाएगा, KCl, RbCl, इस टाइप के वो क्या बनाते हैं, हैलाइड्स बनाते हैं। अब इस X की जगह जरूरी नहीं कि Cl आए, फ्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है ना। मैंने यहाँ पर क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया। X मतलब क्या होता है, हैलाइड्स, हेलोजन होते हैं। X मीन्स हेलोजन, जिसमें क्या आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, तो कुछ भी इनके साथ रिएक्ट करके वो हैलाइड बना सकता है। अब ये जो हैलाइड्स होते हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जब ये बनते हैं ना हैलाइड्स तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। इसलिए इसमें लिखा भी हुआ है कि ऑल ऑफ दिस हैलाइड्स हैव हाई नेगेटिव एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। ठीक, अंडरलाइन कर लो। और ये जितने भी हैलाइड्स होते हैं दे आर सॉल्यूबल इन वाटर, ये वाटर सॉल्यूबल भी होते हैं। ओके, पर इसमें एक और क्वेश्चन हो सकता है कि जो LiF है इट इज़ वेरी लेस सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं, इट इज़ लेस सॉल्यूबल इन वाटर। और जो CSF है इट इज़ मोर सॉल्यूबल इन वाटर देन LiF। तो इसका रीज़न क्या है ना, एग्जाम में आ सकता है कि वाई LiF इज़ लेस सॉल्यूबल इन वाटर देन CSF। ठीक है, तो रीज़न क्या है, जो LiF है इसमें लिथियम भी क्या है, छोटा सा आयन है, केटायन है, और फ्लोरीन भी छोटा सा आयन, तो इनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करके रखे हैं, तो इसके लैटिस को तोड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक, तो इसकी वजह से इसकी जो LiF है इट हैज़ वेरी हाई लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, लैटिस एंथैल्पी मतलब अगर आप इस LiF के क्रिस्टल को ब्रेक करना चाहते हो तो जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको ब्रेक करने में, उसी को हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, अब इसको ब्रेक करना मुश्किल है क्योंकि इसकी एंथैल्पी बहुत, लैटिस एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है। और जब कोई वाटर में हम डिज़ोल्व करते हैं किसी भी कंपोनेंट को तो सबसे पहला काम क्या होता है, उसको उसके आयंस में तोड़ना, ब्रेक करना, है ना। तो ये लोग ब्रेक होंगे ही नहीं, तो दे आर नॉट सॉल्यूबल इन, वेरी लेस सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक, तो इसका भी आंसर आप लोग अंडरलाइन कर लो। द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ LiF इन वाटर इज ड्यू टू इट्स हाई लैटिस एंथैल्पी, whereas the low solubility of CSI is due to the smaller hydration enthalpy of its two ion. ठीक है, other halides of lithium are soluble in ethanol, acetone and ethyl acetate. LiCl is soluble in pyridine also. अब इसका क्या मतलब हुआ, जो लिथियम के हैलाइड्स हैं दे आर सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे एथेनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, तो और लिथियम एक कैसा है, आयनिक कंपाउंड है, लिथियम फ्लोराइड। तो जनरली हमने क्या पढ़ा है, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब जो पोलर कंपाउंड है
वो पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं। पोलर नॉन पोलर समझते हैं? पोलर मतलब जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, दे आर पोलर कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जैसे कि जो मेटल्स हैं, मेटल क्लोराइड है, वो क्या है? आयनिक है। क्यों? क्योंकि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया है? क्लोरीन को, तो उसने Na- बना लिया है और इसने Cl- बना लिया है। सो दे आर पोलर कंपाउंड। तो पोलर कंपाउंड किस में डिजोल्व होंगे? पोलर में ही। जैसे कि वाटर एक पोलर कंपाउंड है। क्यों? वैसे तो H2O एक कोवैलेंट कंपाउंड है। कैसे बनता है H2O? इस तरीके से बनता है। 6 होते हैं इसके। तो ये ठीक, तो इस तरीके से हमारा H2O बनता है। तो ये एक कोवैलेंट कंपाउंड है। तो कोवैलेंट कंपाउंड के बाद भी ये पोलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगता है, जिसकी वजह से इसमें क्या आ जाती है? पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। तो H2O में जितने भी पोलर हैं, जैसे NaCl हो गया, KCl, सबके सब उसमें क्या हो जाते हैं? डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक। पर लिथियम क्लोराइड और लिथियम जो फ्लोराइड होता है या लिथियम के जितने भी हैलाइड्स हैं वो एथेनॉल में डिज़ोल्व हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? नहीं होने चाहिए डिज़ोल्व, क्योंकि लिथियम क्लोराइड एक क्या है? आयनिक कंपाउंड, और एथेनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है। और लिथियम फ्लोराइड ले लो या लिथियम क्लोराइड ले लो, तो ये हमारा हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये कैसा कंपाउंड होगा? कोवैलेंट इन नेचर होगा, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं हमने सब में देखा कि कैसे बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। जबकि लिथियम फ्लोराइड और लिथियम क्लोराइड कैसे बन रहे हैं? दे आर आयनिक कंपाउंड, कि लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? फ्लोरीन को दे दिया। तो दे आर आयनिक कंपाउंड, ये कोवैलेंट हैं, तो दोनों डिजॉल्व हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सो रीज़न ये है कि जो लिथियम फ्लोराइड या लिथियम के जितने भी हैलाइड्स होते हैं, बिकॉज ऑफ द स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कैटायन, ये क्या करता है? पोलराइज कर देता है इन लोगों को, अपने हैलाइड्स को। ठीक है, जिससे में फजान रूल लगता है। फजान रूल क्या होता है? अगर हमारा कैटायन छोटा है और एनायन बड़ा है तो उसमें कैसा कैरेक्टर आ जाता है? कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाएगा लिथियम क्लोराइड में। ठीक है, लिथियम क्लोराइड में कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाएगा बिकॉज ऑफ द फजान रूल। क्यों? क्योंकि लिथियम छोटा आयन है और क्लोराइड बड़ा आयन है। ठीक, तो इसी वजह से ये क्या होता है? एथेनॉल में डिजॉल्व हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपकी बुक में पीछे है, इसको भी टिक कर लो। क्वेश्चन नंबर 10.29, लास्ट सी पार्ट, थर्ड पार्ट, लिथियम आयोडाइड इज मोर सॉल्यूबल देन Ki इन एथेनॉल। कोई भी हैलाइड है ना, चाहे मैं लिथियम क्लोराइड की बात करूं या लिथियम आयोडाइड की बात करूं, दोनों ही क्या होंगे? दे आर कोवैलेंट इन नेचर। ठीक है, ये दोनों ही कोवैलेंट होंगे बिकॉज ऑफ दी फजान रूल। ये छोटा है, ये काफ़ी बड़ा है, तो इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। इसी वजह से ये जो है एथेनॉल में डिजॉल्व हो जाएगा। जबकि Ki प्योर आयनिक कंपाउंड है, उसमें थोड़ा भी बहुत ही कम जो है वो कोवैलेंट नेचर है, ना के बराबर। ठीक है, इसलिए वो एथेनॉल में डिजॉल्व अच्छे से नहीं होता। तो आंसर लिखवा दें या लिख लोगे? लिख लोगे? ठीक, ढंग का आंसर लिखना है ना। नेक्स्ट है सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। अब ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे एसिड्स, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा और कोई एलिमेंट होगा, कोई भी दूसरा। जैसे कि H2SO4 एक ऑक्सो एसिड है। किसका? सल्फर का ऑक्सो एसिड है ये, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये एक ऑक्सो एसिड है। और कौन सा हो सकता है? ठीक है, CaO तो कैल्शियम ऑक्साइड है भाई, वो बेसिक होता है। एसिड की बात कर रहे हैं, ऑक्सो एसिड्स। एसिड क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन होना चाहिए। फालतू की बात मत किया करो, है ना।
ठीक, क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, पहले समझ लो। क्या बोले, ऑक्सो एसिड में क्या होना चाहिए, और दूसरा कोई एलिमेंट होना चाहिए। तुम क्या बोले, बोलो। क्या हाइड्रोजन है इसमें, फालतू की बात करते हो यार। ठीक, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, ये HNO3, दे आर ऑक्सो एसिड। ये सल्फर का ऑक्सो एसिड है, ये कार्बन का, और ये नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड है। अब क्या बोल रहे हैं, सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड, मतलब जब H2SO4 के साथ कोई मेटल जो ग्रुप 1 का मेटल है वो रिएक्ट करेगा, लाइक Na, तो क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा। तो इसी को हम बोलते हैं सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। अब इसके साथ आप किसी का भी रिएक्शन पोटेशियम का करा दो, ठीक है, इसके साथ आप Li का करा दो, तो दीज आर सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ऑक्सो एसिड के सॉल्ट के बारे में, ठीक है। सो ऑक्सो एसिड क्या लिखा हुआ है, ऊपर में डेफिनेशन लिखा हुआ है, मैं अगली लाइन से पढ़ रही हूँ। द एल्कली मेटल्स फॉर्म सॉल्ट विथ ऑल द ऑक्सो एसिड्स, they are generally soluble in water and thermally stable. Their carbonates and in most cases the hydrogen carbonates also are highly stable to heat. तो ये जो कार्बोनेट बनते हैं लाइक Na2CO3 हो गया, या फिर इसके हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बनते हैं NaHCO3, they are very highly stable. अगर इसको आप गर्म करते हो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म करोगे तभी ये क्या होंगे, डिकम्पोज होंगे। थोड़ी बहुत गर्मी में ये लोग डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो दे आर हाईली स्टेबल, थर्मली स्टेबल होते हैं। एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, सॉरी, एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स इंक्रीजेज। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं सोडियम के कार्बोनेट और सोडियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट और पोटेशियम के कार्बोनेट इनको कंपेयर करूं तो ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, और ये क्या होगा, थोड़ा कम स्टेबल होगा। वैसे अगर मैं लिथियम के कार्बोनेट की बात करूं तो ये उससे भी ज़्यादा कम स्टेबल होगा। जैसे जैसे नीचे जाएंगे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। लिथियम कार्बोनेट इज़ नॉट सो स्टेबल टू हीट. Lithium being very small in size polarizes a large carbonate ion leading to the formation of more stable LiO2 and CO2. जो लिथियम कार्बोनेट है ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता है, ये इमीडिएटली क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाता है और क्या दे देता है, LiO और CO2 दे देता है, ठीक है। वैसे ही लिथियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट एग्जिस्ट ही नहीं करते सॉलिड फॉर्म में। जैसे कि ये जो है ना Na2CO3, ये तो सब सॉलिड होता है, आपको पता है। ये क्या है तुम्हारा, बेकिंग सोडा है ना, नहीं ये है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर है ये, सॉरी, दिस इज बेकिंग पाउडर। और Na2CO3 में अगर वाटर डाल दो, इसको क्रिस्टलाइज कर दो तो क्या बन जाता है हमारा, वॉशिंग सोडा, है ना। और ये तुम्हारा बेकिंग पाउडर है। तो ये सब सॉलिड फॉर्म में होते हैं, आप सबको सॉलिड फॉर्म में देखते हो घर में, ठीक है। बट जो लिथियम है, लिथियम का जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, वो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर उसको पानी में घोल दो तभी वो एग्जिस्ट करेगा, वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। सो इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत सारे, ये पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि आपको सारे कार्बोनेट को अरेंज करो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, ठीक है। लाइक अगर मैंने 3-4 दे दिए, लिथियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, है ना, रुबिडियम कार्बोनेट, और आपको बोला कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, आप इसको इंक्रीज करो। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है मतलब जो सबसे कम स्टेबल होगा उसको पहले लिखेंगे और जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसको लास्ट में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर का ध्यान रखना भैया। अगर मैंने इंक्रीजिंग पूछा, आपने डिक्रीजिंग लिखा तो सब गलत होगा, ठीक है। सो इंक्रीजिंग बोल रहे हैं तो सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा,
ठीक है। उसके बाद कौन सा होगा, ये, उसके बाद ये, और सबसे ज़्यादा स्टेबल ये। तो इस टाइप के आपको अरेंज करने के लिए एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एनामलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिथियम। अभी तक हमने देखा कि लिथियम अलग टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है ना। जैसे लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, लिथियम का कार्बोनेट बहुत ही कम स्टेबल होता है, लिथियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। लिथियम के जो हैलाइड्स हैं दे आर कोवैलेंट इन नेचर, बाकी सारे आयनिक इन नेचर। तो हमने देखा कि लिथियम का बिहेवियर बाकी सारे एलिमेंट से अलग अलग है। तो क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द एनामलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लिथियम। तो उसके 3-4 रीज़न दिए गए हैं। पहला है एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ इट्स एटम एंड आयन। जो लिथियम है वो बाकी सारे एलिमेंट से बहुत ही छोटा है और उसका आयन तो और भी छोटा है। ठीक है। इट हैज़ वेरी हाई पोलराइजिंग पावर, इसी वजह से इसका कोवैलेंट कैरेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फर्दर लिथियम शो डायगोनल रिलेशनशिप टू मैग्नीशियम विच हैव बीन डिस्कस सब्सिक्वेंटली। सो ये 2 रीज़न है उसके, है ना। पहला उसका साइज़ छोटा है, दूसरा उसका पोलराइजिंग पावर बहुत ही ज़्यादा है। तो 1 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या उसमें भी आ सकते हैं ये क्वेश्चन, असर्शन रीज़न में भी आ सकते हैं, MCQ में भी आ सकते हैं, कुछ टाइप, किसी भी टाइप का हम इस क्वेश्चन को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है डिफरेंस क्या क्या है एल्कली में और लिथियम में, क्या क्या डिफरेंस हो। तो डिफरेंस हमने अभी भी डिस्कस किया कि लिथियम ज़्यादा हार्ड होता है, बाकी जो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये सॉफ्ट मेटल होते हैं ना। सोडियम तो इतना सॉफ्ट होता है कि हम उसको नाइफ से भी कट कर सकते हैं। लिथियम इज़ लीस्ट रिएक्टिव, है ना। लिथियम जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं उससे सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव है। और क्या है, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। बाकी सारे जो हैं वो भी रिड्यूसिंग एजेंट हैं बट दे आर लेस पावरफुल, और लिथियम जो है इट इज़ द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। फिर है लिथियम जो है सिंपल ऑक्साइड बनाता है, बाकी सारे एलिमेंट क्या बनाएंगे, कुछ सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, कुछ पर ऑक्साइड बनाते हैं। लिथियम जो होता है ना, दूसरा इसका एक और है कि लिथियम नाइट्राइड आयन के साथ रिएक्ट करता है सीधा। ठीक है। डायरेक्टली वो नाइट्राइड आयन के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है, जबकि बाकी सारे जितने भी हैं ना, चाहे वो पोटेशियम की बात करें, सोडियम या रुबिडियम, वो डायरेक्ट नाइट्राइड आयन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड्स नहीं बनाते हैं। तो ये वाला लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट है LiCl इज डेलिक्विसेंट एंड क्रिस्टलाइज एज अ हाइड्रेट, LiCl.2H2O whereas other alkali metal chlorides do not form hydrates। डेलिक्विसेंट मतलब पानी के साथ ना वो रिएक्ट करके वो हाइड्रेटेड सॉल्ट बना लेता है। ठीक है। पर बाकी जो है ना वो हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं बनाते, सिर्फ लिथियम ही बनाता है। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन इन दी सॉलिड फॉर्म, बाकी सबके सॉलिड फॉर्म में होते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। लिथियम अनलाइक अदर एल्कली मेटल फॉर्म्स नो एथेनाइड, नो on reaction with ethine. Lithium nitrate when heated gives lithium oxide, whereas other alkali metal nitrate decomposes to give corresponding nitrite। अगर हम लिथियम नाइट्रेट को हीट करें, ठीक है, तो क्या बनेगा, Li2O प्लस NO2 और ऑक्सीजन गैस बनेगी। ठीक है। पर अगर हम दूसरे मेटल के नाइट्राइट को गर्म करें तो हमको क्या मिलता है, NaNO2 नाइट्राइट मिलता है। दिस इज सोडियम नाइट्राइट। ये क्या है, इसका नाम क्या है, सोडियम नाइट्रेट। सो दिस इज नाइट्रेट, दिस इज नाइट्राइट। तो बाकी जितने भी मेटल के नाइट्रेट हैं वो गर्म करने पर नाइट्राइट देते हैं, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो पोटेशियम, चाहे आगे रुबिडियम हो। पर ये क्या देता है, ऑक्साइड देता है और NO2 गैस देता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस। ठीक है। और ऑक्सीजन गैस भी देगा। तो इसे कम से कम 3-4 डिफरेंस याद कर लेना। ठीक है। पूरे 6 के 6 लिखने कभी नहीं आते हैं, 2-3 इससे ज़्यादा नहीं आएगा।
तो कम से कम 3 डिफरेंस याद कर लेना कि लिथियम क्यों अलग टाइप का बिहेवियर शो कर रहा है, उसके दोनों रीज़न और ये, ठीक है। नेक्स्ट, पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज़ बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। सो लिथियम जो है इट शोज द डायगोनल रिलेशनशिप विद द मैग्नीशियम, ठीक है। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे सो लिथियम इधर आता है, सोडियम इधर आता है, बेरिलियम और इधर मैग्नीशियम। तो ये क्या करता है, उसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। वैसे बेरिलियम अपने आगे का जो है एल्यूमिनियम उसके साथ क्या शो करता है, डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो क्या रीज़न है भाई दोनों के बीच इतनी सिमिलैरिटी क्यों है? पहली सिमिलैरिटी ये है कि लिथियम आयन और मैग्नीशियम आयन इन दोनों का साइज़ जो है ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। दोनों का साइज़ क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। इसी वजह, साइज़ की वजह से ही दोनों की काफ़ी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो आपके बुक में दोनों की साइज़ देखो, लिथियम प्लस की साइज़ कितनी लिखी हुई है और Mg2+ की तो ऑलमोस्ट सेम साइज़ है ना। तो इस साइज़ की वजह से ही दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है। तो पहली सिमिलैरिटी देखते हैं, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर एंड लाइटर देन अदर एलिमेंट्स इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया। लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विथ वाटर, their oxide and hydroxide much less soluble and their hydroxide decomposes on heating. Both form nitride by direct combination with nitrogen. ये नाइट्राइड डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, नाइट्राइड्स बना देते हैं, पर बाकी सारे एलिमेंट्स नहीं बनाते हैं। दोनों के ही ऑक्साइड जो होते हैं दे डू नॉट कंबाइन विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव एनी सुपर ऑक्साइड। The carbonates of lithium and magnesium decompose easily on heating to form oxide and CO2. Solid hydrogen carbonates are not formed by lithium and magnesium. Both LiCl and MgCl2 are soluble in ethanol. Both LiCl and MgCl2 are deliquescent and crystallizes form aqueous solution and hydrates. समझ में आया? दोनों वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करते हैं। दोनों के ही जो हैलाइड्स हैं, चाहे वो लिथियम क्लोराइड बोलो चाहे मैग्नीशियम क्लोराइड, दोनों कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, जिसकी वजह से दे आर सॉल्युबल इन एथेनॉल, ठीक। जो Li2O है या MgO है, दोनों ही एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करते हैं और सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, ठीक है। दोनों के ही जो कार्बोनेट हैं वो ईजिली डिकम्पोज हो जाते हैं, जबकि बाकी जो कार्बोनेट्स हैं दे आर हाईली स्टेबल, ठीक है। समझ में आया? पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं। इजी है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है कि नहीं। बाकी कंपेयर करो आप फिज़िकल केमिस्ट्री से, कंपैरेटिवली इजी है। हाँ, इतनी सारी चीज़ें याद रखना डिफ़िकल्ट है, उसके लिए बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा ग्रुप 1 एलिमेंट्स ख़त्म होता है, ठीक। क्योंकि 10.4 में ये जो है आपने सब वॉशिंग सोडा पढ़ लिया है, 10th में NaCl, NaOH ये सब पढ़ लिया है ना। बेकिंग सोडा जो है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी पढ़ लिया है। बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस भी हमारे कोर्स से हट गया है, पर वैसे सोडियम और पोटेशियम हम लोग को चाहिए ही रहता है हमारी बॉडी में ना, ये चार्ज मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। सोडियम पोटेशियम बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी, आप लोग शायद बायोलॉजी में पढ़ते भी होंगे। अब हम लोग आते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्यों प्रमोद, समझ में आ रहा है? प्रमोद तो कहीं गुम दिख रहा है। कहाँ गुम हो तुम? कहाँ खोए हुए हैं प्रमोद? मन नहीं लग रहा है क्या क्लासरूम में? आप पहले लगता था, आजकल मन नहीं लग रहा है लगता है प्रमोद का। क्यों प्रमोद?
तो दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2। हाँ, ग्रुप 2 बस, और क्या बोले। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 टाइप का। ठीक है, इनके आउटर मोस्ट शेल जो है वो S होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। ओके, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली आयनिक इन नेचर होते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, कोवेलेंट कम ही होते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम ही ऐसा है जिसके हैलाइड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। बाकी सारे के सारे जितने भी ये कंपाउंड बनाएंगे जनरली क्या होंगे, वो आयनिक होंगे। तो अंडरलाइन कर लो, आखिरी लाइन में लिखा है द कंपाउंड्स ऑफ दिस एलिमेंट्स आर प्रिडोमिनेंटली आयनिक। अब इनके एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की बात करें तो क्या होगा भाई, when we go down the group, atomic radius also increases as well as ionic radii भी increase होगा। ठीक है, ये कैसा आयन बनाता है, Be2+, ये कैसा बनाएगा, Mg2+, है ना। तो ये 2+ बनाते हैं सारे के सारे, और ये हमारा क्या है, अगेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो जब भी हम लोग पढ़ेंगे इस ग्रुप 2 की बात करेंगे, हम जनरली कहाँ तक बात करेंगे, यहाँ तक की बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम तक की बात करेंगे, क्योंकि इसकी केमिस्ट्री ज़्यादा हम लोग को पता नहीं, बिकॉज इट इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक, अब इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, सो दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू फेयरली लार्ज साइज ऑफ द एटम। सिंस द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज। अंडरलाइन कर लो, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है जनरली इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी साइज। साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी ना। रीजन तो आपको पता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल आर हायर देन दोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग ग्रुप 1 मेटल्स। इनकी अगर मैं ग्रुप 1 मेटल से कंपेयर करूं, लाइक मैग्नीशियम का कंपैरिजन सोडियम से करूं, ठीक है, सो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है और इनकी थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, सो ग्रुप 1 से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो इनकी ज़्यादा है कंपैरेटिवली ग्रुप 1 एलिमेंट्स। दिस इज ड्यू टू द स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू द करस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल्स। It is interesting to note that the second ionization enthalpy of alkaline earth metals are smaller than those of corresponding alkali metal। पहला वाला मतलब जब Na से Na+ बनेगा तो इस केस में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी फर्स्ट, और जब Mg से Mg+ बनेगा तब जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, लाइक ये N का है, ये M की है, तो ये ज़्यादा होगी और Na का हमारा कम होगा। ठीक है, पर अब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, मतलब अगर हमको Na+ से क्या बनाना है, Na2+, तो इस केस में हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जबकि Mg+ से Mg2+ क्या हो जाएगा, इजीली बन जाएगा। तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम की कम होगी और सोडियम की ज़्यादा होगी। ठीक है, क्यों भाई ऐसा, क्योंकि सोडियम से जो अगला अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकलेगा। Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, है ना, तो ये स्टेबल है, तो यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है, समझ रहे हैं। इसी वजह से Mg+ का जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा और Na+ का ज़्यादा। हाइड्रेशन एंथैल्पी छोड़ दो, ये लोग हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब इनके जो सॉल्ट है ना, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाते हैं। तो सिर्फ मैग्नीशियम ही ऐसा है जो ज़्यादातर क्या बनाता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाता है, और कैल्शियम जो है वो तो बनाता ही नहीं है हाइड्रेटेड सॉल्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं हम लोग। द एल्कलाइन अर्थ मेटल इन जनरल आर सिल्वरी वाइट, लस्ट्रस, रिलेटिवली सॉफ्ट बट हार्डर देन द अल्कली मेटल्स। Beryllium and magnesium appear to be somewhat grayish. The melting and boiling point of these metals are higher than the corresponding alkali metal due to smaller size. The trend is, however, not systematic because of the low ionization enthalpy. They are strongly electropositive in nature. The electropositive character increases down the group. Calcium, strontium, barium impart characteristics brick red, crimson and apple green color respectively to the flame.
ये भी फ्लेम टेस्ट देके एक अलग अलग कलर्स क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। जैसे हमने देखा था ना कि जो एल्कली मेटल्स भी हैं, अगर उनका फ्लेम टेस्ट करें तो वो अलग अलग कलर्स देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जैसे आप उसको गर्म करते हो ना इन मेटल्स को, तो जो ग्राउंड स्टेट में इनके इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ चले जाते हैं, हायर एनर्जी स्टेट में। पर हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं रहते, तो फिर से क्या हो जाते हैं, अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं। तो जब फिर से वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो कुछ एनर्जी क्या करते हैं, वो रिलीज़ करते हैं। इसी वजह से अलग अलग कलर उनके वो दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि तुम्हारा कैल्शियम ब्रिक रेड कलर देता है, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन कलर देता है और बेरियम एप्पल ग्रीन कलर देता है। ठीक है, तो इसमें रीज़न भी लिखा हुआ, अंडरलाइन कर लो। इन फ्लेम्स द इलेक्ट्रॉन are excited to higher energy level, and when they drop back to the ground state, energy is emitted in the form of visible light. The electrons in beryllium and magnesium are too strongly bonded to get excited by flame, hence these elements do not impart any color to the flame. So मैग्नीशियम और बेरिलियम के केस में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतने टाइटली बॉन्डेड है न्यूक्लियस से, इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस से कि वो अपने शेल को छोड़ के हायर एनर्जी स्टेट में जाते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से वो कोई भी कलर नहीं देते हैं। ठीक है, द फ्लेम टेस्ट फॉर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम इज हेल्पफुल इन द डिटेक्शन in qualitatively analysis and estimation by flame photometry. The alkaline earth metal, like those of alkali metal, have high electrical and thermal conductivities, which are typical characteristics of metal. So again they are electrical and thermal conductor, बहुत अच्छे conductors होते हैं। ठीक है, जैसे metals होते हैं सारे ना, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 प्योर metals हैं, तो वो good conductors of heat और electricity हैं। इसको आगे पढ़ लोगे क्या, खुद से पढ़ लोगे? चलो तो पढ़ो, बताओ क्या है। चलो पढ़ो 10 मिनट में, फिर आगे समझाओ। हाँ, अरे खुद मन में पढ़ो और फिर यहाँ आके समझाओ बोल रहे हैं। हाँ, वही चीज़ है जो भी उसमें बताई, वही सेम चीज़ लिखी है, इसलिए बोल रहे हैं पढ़ लो और समझा दो यहाँ पर आके। क्या पढ़े? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर में कुछ समझ में आया? जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है ना, जनरली वो क्या करते हैं ना, उसको बर्न करो तो वो तुरंत बर्न नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक ऑक्साइड की उसके ऊपर ना परत चढ़ जाती है। तो अगर आप मैग्नीशियम रिबन को कभी गर्म करने की कोशिश करो तो पहले उसको सैंड पेपर से क्लीन करना पड़ता है, ताकि ऊपर से उसके ऑक्साइड की जो लेयर है उसको हम क्या कर सकें, हटा सकें, उसके बाद ही वो बर्न होता है। ठीक है, क्योंकि MgO जो है वो बहुत ही न्यूट्रल है, वो इनर्ट होता है, वो जनरली रिएक्ट नहीं करता। तो इसी वजह से पहले उसको ऊपर की जो परत है उसको हटाओगे तभी वो बर्न होगा, नहीं तो बेरिलियम और मैग्नीशियम जनरली बर्न नहीं होते हैं। ठीक है, पर जो पाउडर्ड बेरिलियम है वो बहुत अच्छे से क्या होता है, बर्न हो जाता है और क्या फॉर्म कर लेता है, BeO और बेरिलियम नाइट्राइड। वैसे ही जब मैग्नीशियम जो है उसको बर्न करो तो बहुत ही सुंदर सा ऐसा कलर के साथ वो बर्न होता है ना। अगर आप कभी इंटरनेट में भी देखोगे मैग्नीशियम को या उसकी पिक्चर भी देखोगे तो डेजलिंग इसलिए लिखा हुआ ना, डेजलिंग ब्रिलियंस इन एयर टू गिव MgO एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड। बाकी जो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है वो इजीली एयर के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड बना लेते हैं। अच्छा, वाटर के साथ भी काफ़ी विगरसली रिएक्ट करते हैं। लाइक कैल्शियम ऑक्साइड का आप रिएक्शन देखोगे, चूना को जब पानी में डालो तो काफ़ी विगरस रिएक्शन होता है ना, वहाँ पर काफ़ी एक्सोथर्मिक होता है, वो हाईली एक्सोथर्मिक। तो वाटर के साथ काफ़ी ये विगरसली रिएक्ट करते हैं और ठंडे पानी के साथ जनरली ये रिएक्ट करते हैं। ठीक है, हेलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये हैलाइड्स बनाते हैं। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाते हैं। और कुछ मेथड दिए हुए हैं आपका, बेरिलियम हाइड्राइड बनाने का मेथड क्या है, उसमें एक रिएक्शन दिया है, उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। दे आर ऑल रिड्यूसिंग इन नेचर। मेटल्स जनरली दे हैव रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, जनरली दे वर्क एज अ
रिड्यूसिंग एजेंट। जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो अमोनिएटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। अगेन उसमें कुछ ना कुछ कलर होता है बिकॉज ऑफ दैट अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स होता है, वैसे ही ये भी क्या करते हैं, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। जैसे कोई मेटल है तो ये क्या करेगा, M2+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ अमोनिया एक क्लस्टर फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से वो उसमें कलर आ जाता है उस सॉल्यूशन में। और इसमें जो है उसमें ब्लू कलर आ रहा था, इसमें बहुत डीप ब्लू ब्लैक कलर आता है, मतलब बहुत ज़्यादा डीप हो तो ब्लैक कलर दिखने लगता है ना, वैसा हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब अगली क्लास में हम लोग यूजेस और बाकी सब चीज़ें पढ़ेंगे। आप लोग पीछे टिक कर लो कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें पढ़ना है। ठीक है, 10.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरा कर लो, 11 तक। टेन 10.26 कर लो, उसके बाद सीधा 10.25 भी कर लो, 25 26 28 29, उसके बाद 30 31 32 तो MCQ है। चलो तो MCQ ही कर लेते हैं। विच ऑफ द एल्कली मेटल इज हैविंग लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम। सीसियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। उसका रीज़न है क्योंकि उसमें मेटालिक बॉन्ड बहुत ही वीक होता है। 10.31 विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल गिव्स हाइड्रेटेड सॉल्ट? लिथियम है ना, बाकी सारे तो देते ही नहीं हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट इज थर्मली मोस्ट स्टेबल? BaCO3 है ना। क्यों? क्योंकि अभी जैसे जैसे हम बोले थे जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं उनके जो कार्बोनेट्स हैं वो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, तो इसकी कार्बोनेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो बस इतने ही क्वेश्चन इससे करने हैं, बाकी तो कोर्स में नहीं है। एक्चुअली बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमारे कोर्स से हट गए हैं इस साल। ठीक, बाकी को कल पढ़ेंगे। कल क्या फ्राइडे ना, तो ख़त्म हो जाएगा कल।